नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती घटती कीमतों का है। अशोक कुमार सिंह जी, जो एक समाज सेवी हैं, ने कई चुनाव प्रचारों में यह देखा कि विभिन्न वर्गों के नेता या उनके समर्थक अपने पार्टी के प्रचार के लिए जनता के सामने किसी भी बात को सही तरीके से नहीं बताते। इसके कारण जनता को सही जानकारी नहीं मिल पाती और एक झूठ और भ्रमजाल फैलाया जाता है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस सरकारों ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए क्या नीतियां अपनाई और इन नीतियों का क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ा। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी नीति बेहतर थी और क्यों। वीडियो पूरा देखने के बाद अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस सरकार की नीतियों की बात करेंगे और फिर बीजेपी सरकार की नीतियों का विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस सरकार की नीतियां। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान सरकार ने रसोई गैस सिलेंडरों पर भारी सब्सिडी दी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि आम जनता को रसोई गैस की कीमतें कम मिले और उनके दैनिक खर्च में राहत हो। उदाहरण के लिए 2014 में एक सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 रुपए में मिलता था, जबकि बाजार कीमत 900 रुपए से अधिक थी। इसका मतलब यह था कि उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर लगभग 486 रुपए की बचत होती थी। इससे उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा अन्य आवश्यकताओं पर खर्च कर सकते थे। वित्तीय बोझ। यह वह आर्थिक दबाव है जो सरकार या किसी संस्था पर पड़ता है जब उसे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। उदाहरण, भारी सब्सिडी के कारण सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा और 2014 तक सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ गया था। वित्तीय घाटा का मतलब है कि सरकार के खर्च उसकी आय से अधिक हैं। यह अतिरिक्त खर्च सरकार को उधार लेकर पूरा करना पड़ता है, जिससे राष्ट्रीय ऋण बढ़ता है। उदाहरण के लिए, कांग्रेस सरकार ने एलपीजी पर सब्सिडी दी, जिससे वित्तीय घाटा बढ़ा और सरकार को उधार लेना पड़ा, जिससे आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। मुद्रास्फीति। यह वह स्थिति है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। उदाहरण, सब्सिडी ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने में मदद की, क्योंकि उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडरों के लिए कम कीमत चुकानी पड़ी। इससे उनकी अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने की क्षमता बढ़ी, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित रही। कांग्रेस सरकार ने मुद्रास्फीति नियंत्रित रखा, जिससे दैनिक खर्चों में वृद्धि नहीं हुई। बीजेपी की नीतियों का विश्लेषण। बीजेपी सरकार की नीतियों का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और राजस्व वृद्धि था। उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ। उदाहरण के लिए, बीजेपी सरकार ने सब्सिडी कम की और पेट्रोलियम उत्पादों पर कर बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप 2020 में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 900 रुपए से 1000 रुपए तक पहुंच गई, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ा। उन्हें अपनी मासिक आय का बड़ा हिस्सा रसोई गैस पर खर्च करना पड़ा। वित्तीय स्थिति में सुधार। वित्तीय स्थिरता। यह वह स्थिति है जब सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिसमें वित्तीय घाटा कम होता है और राष्ट्रीय ऋण नियंत्रण में रहता है। इसका मतलब है कि सरकार के खर्च और आय में संतुलन होता है और आर्थिक जोखिम कम होते हैं। राजस्व वृद्धि। राजस्व वृद्धि का मतलब है कि सरकार की आय में वृद्धि होती है, जो करों, शुल्कों या अन्य स्रोतों से आती है। इससे सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने और विकास योजनाओं को लागू करने में मदद मिलती है। उदाहरण,
सब्सिडी कम करने और कर बढ़ाने से सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई और वित्तीय घाटा कम हुआ। इससे राष्ट्रीय ऋण कम हुआ और आर्थिक स्थिरता में सुधार हुआ। उदाहरण के लिए 2018-19 में पेट्रोलियम उत्पादों पर कर बढ़ाकर सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाया, जिससे वित्तीय घाटा कम हुआ और राष्ट्रीय ऋण की दर नियंत्रण में रही। कौन सी नीति बेहतर थी, यह इस पर निर्भर करता है कि किस दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से वित्तीय घाटे के कारण सरकार के पास विकास परियोजनाओं के लिए कम धन उपलब्ध था, जिससे बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश कम हुआ। इससे रोजगार सृजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और वेतन वृद्धि धीमी रही। और बीजेपी की नीतियों की वजह से वित्तीय स्थिति में सुधार के कारण सरकार के पास विकास परियोजनाओं के लिए अधिक धन उपलब्ध था, जिससे बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ा। इससे रोजगार सृजन में वृद्धि हुई और वेतन वृद्धि के अवसर बढ़े। दोस्तों, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि किसकी नीति बेहतर थी और क्यों। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।